अब आप देखो, अब मुझे लगता है कि विजिबल होगा प्रॉपर, राइट? वो पीपीटी लैग कर रहे थे। डू वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम साउथ एक्स आल्सो, साउथ एक्सटेंशन? या, चलो स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के, राइट? तो दिस वीकली करंट अफेयर्स, सो सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द एशियाटिक लायन पॉपुलेशन, राइट? अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली सेंसस हुआ है रिलेटेड टू एशियाटिक लायंस। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमारे इंडिया में ऑल्दो टाइगर इज द नेशनल एनिमल, राइट, है ना? तो टाइगर नेशनल एनिमल है, पर एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेगी when you talk about the Asiatic lion population. And in India, you will find Asiatic lion population in Gujarat only, right? There is a national park named as Gir National Park. तो वहां पर जनरली आपको एशियाटिक लायन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो मेजरली गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, आपका जो एमपी टच होता है, मेजरली गुजरात में आपको एशियाटिक लायन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो अभी एज पर मई 2025 जो एशियाटिक लायन सर्वे हुआ है, in that there is a significant rise in the population of Asiatic lion, and right now there are 891 Asiatic lion across India। ठीक है, तो आप देखोगे लास्ट जो सर्वे हुआ था, जो सेंसस हुआ था लायंस का, वो हुआ था 2020 में। अब 2020 से 2025 तक we have a substantial increase, however you are not, you know, it is not important to exactly know the figures आपसे कोई नहीं पूछने वाला, राइट? आपसे सिर्फ पूछेंगे अच्छा एशियाटिक लायन पॉपुलेशन बताओ, राइट? तो एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इंडिया में कौन से स्टेट में होती है, तो यू शुड नो दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राइट? अब क्योंकि बात हुई है एशियाटिक लायन की, तो यू शुड नो व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड लायन डे। तो वर्ल्ड लायन डे वी यूज्ड टू सेलिब्रेट every year on 10th of August. 10th of August is celebrated as World Lion Day, राइट? तो याद रखना, वर्ल्ड लायन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10th of August को सेलिब्रेट करते हैं। एशियाटिक लायन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो इट इज गुजरात। तो जो फर्स्ट करंट अफेयर है हमारा, वो एशियाटिक लायन से रिलेटेड है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, क्योंकि लायन की बात हो रही है, कि वर्ल्ड टाइगर डे कब बनाते हैं या इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि लायन की बात है, वी शुड नोट टाइगर ऑल्सो, right? So Tiger Day we used to celebrate on 29th of July. 29th of July we will celebrate Tiger Day. When we talk about Lion Day, it is 10th of August. We celebrate Lion Day. And recently we have concluded the Asiatic Lion Survey, जिसमें इंडिया ने अपनी रैंक को या बोल सकते हो पॉपुलेशन को इंक्रीज करा है। नाउ यू कैन सी दिस मैप, इज द मैप ऑफ गुजरात, राइट? इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ये जो मार्क हो रखा है, यू नो, इन द जूनागढ़ एरिया ऑफ गुजरात, here we have a famous Gir National Park. This Gir National Park is associated with Asiatic lions. This one is very important. उसके अलावा क्योंकि गुजरात की थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो यू सी here this margin if you see, this is a border region between India and Pakistan। और ये वाला जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को हम बोलते हैं सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है? सर क्रीक लाइन, आपसे कोई पूछता है सर क्रीक लाइन कहाँ पर डिसाइड करती है, तो सर क्रीक लाइन शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया एंड पाकिस्तान, प्रिसाइजली टच बॉर्डर्स विद गुजरात, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? इफ यू सी दिस प्लेस, आई होप दिस प्लेस इज विजिबल, दैट इज पोरबंदर। दिस पोरबंदर is associated with whom? This is associated with Mahatma Gandhi, isn't it? Mahatma Gandhi। So Mahatma Gandhi was born in this place, that is Porbandar, which is in Gujarat, right? गुजरात के बारे में एक बात और याद रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर गिर नेशनल पार्क बताया, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बर्ड सेंचुरी भी है गुजरात में जो कि हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसके बारे में, दैट इज नाल सरोवर, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। So if anybody asks you this question, Nal Sarovar
bird sanctuary. So it is also there in Gujarat. So I have talked about Sar Creek issue. I have talked about Gir National Park. I have talked about Porbandar, which is associated with, you know, Mahatma Gandhi. And in my previous lectures, I have discussed about that this Gujarat also मेक द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. अगर कोई क्वेश्चन आए कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो शेयर करता है, तो वहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात. बट दिस पॉइंट आई एम नॉट डिस्कसिंग यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू विद माय प्रीवियस लेक्चर्स. तो जैसे जैसे हमारे लेक्चर बढ़ते जाएंगे, जो पॉइंट हम लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं वो हम इस टाइम डिस्कस नहीं करें. राइट? आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने सर क्रीक डिस्कस नहीं करा था. मैंने आपसे डिस्कस करा था अबाउट धौलावीरा, लोथल, isn't it? But now we're going to discuss further more ताकि गुजरात से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन कवर अप करते रहो. Right? Is it fine? Should I move forward now? Kindly say yes or no in the comment section. Right? Please write yes and no in the comment section. All right. So we started with our first current affair. Is it fine? सब कुछ लिख लिया ना आपने? चलें आगे. Very good. Very good. Now let's move forward. Let's move forward to the next current affair. आगे चलते हैं जल्दी से देखते हैं सीक नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है. यस यस एग्जैक्टली बेटा. इफ यू सी दिस इज अरेबियन सी. तो अरेबियन सी के अलोंग ही गुजरात है. राइट? तो अरेबियन सी यहाँ पर एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव. तो दीव आप देख रहे हो ना यहाँ पे, हेयर ओनली. ये रहा आपका दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली. तो इट इज ऑल्सो इन गुजरात बट दे आर यूनियन टेरिटरी. isn't it? तो they were also under the Portuguese rule. ये भी पहले पोर्चुगीज रूल में थे, है ना. और आपको पता होगा that in year 1961 में हमारे इंडिया में गोवा इंडिपेंडेंट हुआ था पोर्चुगीज रूल से. और गोवा के साथ साथ दमन एंड दीव भी पोर्चुगीज रूल से इंडिपेंडेंट हुए थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है. दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. आगे आते हैं. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट recent US new Golden Dome missile system. When I discussed in my last class, I have discussed that recently Donald Trump has visited Saudi Arabia. और जब डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरेबिया गए तो मैंने आपको बताया था दैट रिकॉर्ड 142 बिलियन डॉलर्स का आर्म डील साइन किया है. किसने? यूएस और यूएसए एंड व्हाट यू कॉल्ड सऊदी अरेबिया. ये हमने साइन किया था. दिस वाज द लास्ट in my last lecture I have discussed about this. अभी यूएस की जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है. लाइक द आयरन डोम. आयरन डोम आपने देखा होगा, इजराइल का आयरन डोम बहुत फेमस है जो कि उनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. लाइक आयरन डोम, नाउ यूएसए इज आल्सो बिल्डिंग समथिंग. यूएसए इज बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड एज गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम. So inspired from Israel, USA is building the Iron Dome missile defense system. So it is one of the advanced engineering, hypersonic missile defense system. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और कब तक यूएस बोल रहा है कि ये फंक्शनल हो जाएगा? तो इट विल बी फंक्शनल बाय द ईयर 2029. राइट? तो बाय द ईयर 2029 इट विल बी फंक्शनल. तो अगर क्वेश्चन है आयरन डोम किससे रिलेटेड है? आयरन डोम रिलेटेड है इजराइल से. उसी तरह से यूएस से बिल्ड करने वाला है अपना गोल्डन डोम. ये भी आपको याद रखना है बाय 2029. इसके अलावा यूएस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता होना चाहिए? 2029 में गोल्डन डोम बनेगा, फाइन. लेकिन क्या यूएस में 2028 में कुछ होगा? एनीबडी इन द कमेंट सेक्शन. 2028 में यूएसए में कुछ होने वाला है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. यूएस की एक सिटी है जो कि फेमस थी, कुछ 2028 में करने वाली है. क्या करने वाली है? ओके, somebody is saying elections होने वाले हैं. ओके, any other thing? यूएसए इज गोइंग टू होस्ट ओलंपिक्स, है ना. तो एलए, लॉस एंजल्स में क्या होने वाले हैं? 2028 जो अब नेक्स्ट ओलंपिक्स होने वाले हैं 2028 में, वो होने वाले हैं एलए में, लॉस एंजल्स में, है ना. तो ये भी आपको यूएसए से रिलेटेड याद रखना होगा. ठीक है? गोल्डन डोम इज फाइन. यस, ओलंपिक्स दे आर गोइंग टू होस्ट इन द ईयर 2028. लास्ट ओलंपिक कब हुए थे?
लास्ट ओलंपिक पेरिस में हुए थे 24 में, अब नेक्स्ट हो रहे हैं 28 में, जिसे होस्ट करेगा यूएस। और पता है इसमें बेस्ट पार्ट क्या है? एनीबडी, एक इंडिया का मेडल यहाँ पे पक्का होने वाला है 28 वाले ओलंपिक्स में। आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो ये बात? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम T20 क्रिकेट विल बी इंट्रोड्यूस, यस, T20 क्रिकेट विल बी इंट्रोड्यूस इन एलए ओलंपिक्स। तो आपको पता है इंडिया जनरली या तो विनर ही बनता है, वरना अगर हम हारते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम फाइनल या सेमीफाइनल्स में आते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पर हमारा एक मेडल पक्का हो जाएगा व्हेन आर T20 यू नो टीम विल बी रिप्रेजेंटिंग देयर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यू शुड रिमेंबर अबाउट दिस। तो यूएस से रिलेटेड याद रखना, लास्ट क्लास में मैंने यूएस की डील के बारे में बात करा था, इस क्लास में मैं गोल्डन डोम के बारे में बात कर रहा हूँ। 29 में गोल्डन डोम कंप्लीट होगा, एक साल पहले वो ओलंपिक्स करेंगे, और ओलंपिक्स में बेस्ट पार्ट है इस बार क्रिकेट इंट्रोड्यूस होने वाला है। आई होप बाय दिस पॉइंट एवरीथिंग इज फाइन। काइंडली राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। काइंडली काइंडली राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। रिसेंटली इंडिया इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस, यस, तो करेक्ट नेक्स्ट पे आते हैं। अभी इंडिया एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को चेयर करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025 2026, ये जो चेयरमैनशिप है वो किसे मिल गई है? वो इंडिया को मिल गई है। तो इंडिया हैज रिसेंटली assumed द टाइटल ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मीटिंग कहाँ पर होस्ट हुई थी? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन 2025 की। इसकी मीटिंग बेटा होस्ट करी थी अ कंट्री कॉल्ड एज इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता में मीटिंग हुई थी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी चेयरमैनशिप मिल गई है इंडिया को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इंडिया को प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है, पर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन which was established in the year 1961। 1961 में ये बना था एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। टोक्यो, द कैपिटल ऑफ जापान, इसके हेडक्वार्टर इज इन टोक्यो। काम क्या है इसका? इट इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द एशियन पैसिफिक रीजन। अब पता है ये एशियन पैसिफिक रीजन क्या होता है? एशियन पैसिफिक रीजन आपका जनरली होता है एशिया और पैसिफिक ओशन के अराउंड जो कंट्रीज आती हैं वो जनरली एशियन पैसिफिक रीजन में काउंट होती हैं। अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, 21 कंट्रीज आर दी मेंबर्स, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, राइट? So productivity in all the terms, in climate, in in energy, in ensuring sustainability, good trade, तो ये सारी चीजें आपकी बात होंगी इस पर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में। 1961 में बनी थी। इंपॉर्टेंट बात ये है इंडिया ऐसे होस्ट कर रहा है, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ऐसे चेयर कर रहा है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो 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 नो, हाँ, यस 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 राजेश, आई विल शो यू द प्रीवियस स्लाइड, नॉट टू वरी, दिस द प्रीवियस स्लाइड। तो हमने यहाँ पे बात करा, देखो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर वहां पर इंडिया है या इंडिया जैसे अब इसे चेयर कर रहा है, तो ऑल सच क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए होते हैं, तो इन पर आपको ध्यान लगाना है जहां पर भी इंडिया इन्वॉल्व है, राइट? तो ऑल सच क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क, इजंट इट? चलें आगे। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? प्लीज से yes or no once it is fine। हम्म। चलें आगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर। आज मेरा यूजर नेम नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट चेंज माय नेम। यूजर नेम में यूजर आ रहा है, तो लेट मी जस्ट अपडेट माय नेम, ठीक है? तो अब शायद मैंने अपडेट कर दिया है, तो इट विल बी विजिबल नाउ। या इट इज विजिबल। हाँ, या श्योर, यश आई विल गो। आ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड।
तो मैंने आपको पहले मेन पार्ट बताया कि इंडिया चेयरमैनशिप इसकी ऑप्ट कर रहा है, और सेकंड पार्ट इसका प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट है कि इसका काम क्या है। तो 61 में बनी थी, टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है। तो मेजरली जो एशियन पैसिफिक रीजन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बिल्ड करना इसका काम है, राइट। तो ये इसका एक कहते हैं ना, दिस इज द मेजर एम। अब क्योंकि यहाँ पर बात हुई जकार्ता की, यहाँ पर बात हुई इंडोनेशिया की, तो इट्स आर moral responsibility to know about that country also, जो बेसिक फैक्ट इससे रिलेटेड है क्योंकि ये कंट्री न्यूज में है। तो आपको पता होगा एक बहुत फेमस आइलैंड नेशन है जिसका नाम है इंडोनेशिया, राइट। तो इंडोनेशिया इज अ आइलैंड नेशन, राइट, रिसाइडिंग ऑलमोस्ट इक्वेटर से पास होता है। अगर मैं इसकी कंट्री की बात करूं तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, पर अभी वो अपनी कैपिटल को चेंज करने वाले हैं, और उसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, इज द करेंसी, राइट। तो दिस इज इंडोनेशिया, इट इज डिवाइडेड इन मल्टीपल आइलैंड्स, जिसमें आपने जैसे बाली सुना होगा, बाली इज वन ऑफ द आइलैंड। आजकल लोग बहुत जाते हैं घूमने बाली, इजंट इट। तो आप देखोगे इंडियन ओशन और इधर ही आता है। अभी पता है इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इंडोनेशिया इज गोइंग टू चेंज इट्स कैपिटल नाउ। अभी आप देखोगे जावा जो आइलैंड है, जावा आइलैंड पे वी हैव जकार्ता, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया है, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो व्हाट दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट देयर कैपिटल टू कैलिमंतन। तो कैलिमंतन एक आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग शिफ्ट करने वाले हैं, हालांकि ऑफिशियली दे हैवंट शिफ्टेड नाउ। तो इन द मीन टाइम यू विल सी दैट इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज होने वाली है, राइट। तो इतना याद रखना, और इसकी करेंसी के बारे में याद रखना, इसकी कैपिटल के बारे में याद रखना। वन ऑफ दी कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बिकॉज ये इक्वेटर के बहुत क्लोज है। अब क्योंकि जो कंट्री इक्वेटर के क्लोज होती है वहाँ पर ज़्यादा रेन होती है, ज़्यादा रेन होने की वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है हमें, है ना। तो ये बेसिक पॉइंट है। इसके अलावा इंडोनेशिया के बारे में याद रखना, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, इजंट इट, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर, ठीक है। सेग्रेटेड आइलैंड्स हैं, different different, and they are very good in the population size. So this point also you have to remember. तो जैसे फेमस आइलैंड जो है सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड है। आपने एक जगह का नाम भी सुना होगा, जावा ट्रेंच, सुना है जावा ट्रेंच के बारे में। जावा ट्रेंच जो है ना बेटा, वो डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन का, इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है जावा, ठीक है। तो जावा आइलैंड भी है, जावा ट्रेंच भी है, तो यहीं पर आता है, इंडियन ओशन ही आता है ना यहाँ पे भी। तो इट इज नियर बाय देयर, तो नियर दिस एरिया, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। अगर ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे तो जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। या वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। या हम्म, ठीक है, सारे पॉइंट समझ रहे हो ना। हाँ, रिलेट करते रहो, है ना। डोंट रश टू द थिंग्स, है ना। ये मत सोचना कि अपने को सारा याद हो जाए एकदम, है ना। आई अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप लोगों के लिए सारे नए वर्ड्स आ रहे हैं, आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकैबलरी आ रही है, जीके एज एन सब्जेक्ट में, करंट अफेयर एज अ सब्जेक्ट में। तो डोंट रश टू द थिंग्स, राइट। आराम से याद होगा सब, ऐसा कुछ बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट यू नो अकस्टम टू इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद आप देखो, आपको बस क्लास करोगे और याद हो जाएंगी चीजें। अभी शुरू में सब नया नया लगता है ना। उसके बाद बहुत यूज टू हो जाएंगे, मैं बार बार रिपीट करूंगा वर्ड्स, इसीलिए मैं आगे पीछे का भी आपको बताते हुए चलता हूँ, सो दैट यू गेट अकस्टम टू ऑल दीज थिंग्स, है ना। कोशिश करो कि जब आप क्लास में आते हो, whenever you are coming in the class, whether you are giving 5 minutes or you are giving 30 minutes, make sure may come with that intent कि यार जब हम क्लास में आएंगे हमारा क्लास में ही याद हो जाए, है ना। इफ यू कम विद दैट इंटेंट, ट्रस्ट मी आपको याद हो जाएगा। अभी होता क्या है, मैनी ऑफ यू आर टेकिंग दीज क्लासेस वेरी कैजुअली। आप लोग आधे ईयर पीस लगा के घूमते रहते हो, देखते रहते हो, अच्छा ये है ये है, राइट। नो बडी इज नोटिंग डाउन, आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो, प्लीज डू दीज थिंग्स, राइट। ये करोगे धीरे धीरे सब होगा। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, है ना। तो ये ध्यान रखना है सारा। चलो आगे चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट करंट, मिजोरम। मिजोरम अभी न्यूज में है, इंडिया का एक बहुत छोटा सा स्टेट है और ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। क्या हिस्ट्री क्रिएट करी है? इट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अटेन फुल लिटरेसी। अभी रिसेंटली मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक असेंबली, जो कि उनकी कैपिटल ऐजवाल में, ऐजवाल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, जो असेंबली हुई, तो वहां पे रिसेंट सर्वे आया है पीएफ पीएफएलएस का, और जिसमें मिजोरम की लिटरेसी आई है कितनी? 98.20, राइट? तो कैन यू इमेजिन, 98.20 लिटरेसी रेट आया है मिजोरम का, जो कि अभी तक इंडिया का हाईएस्ट है किसी भी स्टेट। तो इट्स अ वेरी गुड फैक्ट, राइट? तो यू शुड नो। मिजोरम सर कहाँ पे आता है? मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, अभी इसका मैप भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आप में से बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर ये पीएफएलएस क्या है? तो इट इज पीरियोडिक लेबर वर्क फोर्स, पीरियोडिक लेबर, पीरियोडिक, ये पीएफएलएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है? तो याद रखना, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिजोरम क्या है? वन ऑफ दी मोस्ट लिटरेट स्टेट बन गया है। हालांकि ये सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी हमारे इंडिया में 2011 में सेंसस आया था, राइट? सेंसस इज अ डिकेडल एक्सरसाइज, हर 10 साल में होती है। नेक्स्ट सेंसस आना था 2021 में, पर क्योंकि आपको पता है दैट टाइम वी ऑल वर अंडर कोरोना इन्फ्लुएंस, तो हमारा सेंसस नहीं आया। हाँ, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंसस आएगा, तब सेंसस का डेटा भी आपका वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो याद रखना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये देखो यहाँ पे ना ये डिजिट ऊपर नीचे टाइप हो गए हैं, इसे लिखना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर लें, राइट? ये, चलें आगे। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं मिजोरम के बारे में, है ना? लेट्स डिस्कस अबाउट मिजोरम। तो आप देखोगे दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और आप यहाँ पर देख रहे हो जो डार्क वाला पार्ट है, दिस इज मिजोरम, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, वेरी स्ट्रैटेजिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात करें, तो एजवाल इज द कैपिटल। Why it is very strategic? Because share international border with two countries. इधर ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि आपको पता है ना ये वाला एरिया इज बांग्लादेश, तो इसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ बांग्लादेश को, राइट? दिस इज बांग्लादेश, ये सब बांग्लादेश, राइट? तो यहाँ बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। और पिंक वाला एरिया है मिजोरम, वो सॉरी मेघालय, म्यांमार, और यहाँ पे ये म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तो मिजोरम आप देखो, दिस इज मिजोरम, इट शेयर्स बॉर्डर विद टू कंट्रीज, दो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। वन इज विद म्यांमार, राइट, म्यांमार, एंड सेकेंड इज विद बांग्लादेश, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिजोरम लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, राइट? और ये अभी वन ऑफ द लिटरेट स्टेट में इसने अपना नाम एक तरीके से रजिस्टर कराया है। याद रखना, हमारे इंडिया में, जो हमारे इंडिया का मिड है ना, अगर मैं इस मिड की बात करूं, यू नो दिस इज द मिड ऑफ इंडिया, तो ये जो लाइन है, वी कॉल्ड इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट वी कॉल्ड इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या वेरी गुड प्रक्षल, वेरी गुड, है ना? वी कॉल्ड इट एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इजंट इट? अब हमारे इंडिया की ना 8 स्टेट हैं जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं। कौन कौन से वो स्टेट है? वो एक गुजरात है, इजंट इट? गुजरात आपको दिख रहा होगा, हल्का सा राजस्थान होगा, ठीक है? वी हैव MP, वी हैव झारखंड, इजंट इट? वी हैव दिस दिस इज झारखंड, वी हैव छत्तीसगढ़ एंड झारखंड बोथ। तो ये वाला मार्क करूंगा छत्तीसगढ़
दिस इज झारखंड, वी हैव वेस्ट बंगाल। अब आप बोलोगे सर आपने मिजोरम में ये बात क्यों बताई हमें, तो बहुत कॉमन है, अगर मैं मिजोरम में ये बात बता रहा हूँ तो मिजोरम तो होगा ही, इजंट इट? तो मिजोरम तो है ही, और यहाँ पर वी हैव टू स्टेट, वन इज त्रिपुरा एंड सेकंड इज मिजोरम। और मिजोरम एक, मिजो एक ट्राइब भी है ना, तो वहीं से उसका नाम पड़ा, बिकॉज वन ऑफ द ट्राइबल स्टेट मिजोरम। वेरी गुड अनुज, यस। तो झारखंड, वी हैव वेस्ट बंगाल, वी हैव छत्तीसगढ़। सो दीज 8 स्टेट, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो मैंने आपको मिजोरम के सारे फन फैक्ट भी बता दिए, मैंने आपको ये बता दिया मिजोरम इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी स्टेट इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसके देखते रहा करो, जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ, हैव दैट विजुअलाइजेशन, ताकि आपको याद ना करना पड़े, बाय विजुअलाइजेशन ओनली यू कैन एबल टू आंसर, राइट? इज इट फाइन? चलें आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट, चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है हमारा। मे आई इरेज इट? इरेज कर दूं मैं? जल्दी से टाइप करो यस या नो इन दी कमेंट सेक्शन। इज इट फाइन? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑपरेशन ऑलिव, ओलिविया। क्या है ऑपरेशन ओलिविया? तो एक पता है, ओलिविया या ऑलिव रेडली टर्टल्स होते हैं, एंड यू विल फाइंड दीज टर्टल इन द कोस्ट ऑफ ओडिशा, नियर द कोस्ट ऑफ ओडिशा, आंध्रा, राइट? आपको ये टर्टल्स बहुत मिलेंगे वहां। और अभी हमारी इंडिया की एक फोर्स है जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन ओलिविया क्या था? ये ऑपरेशन ओलिविया था टू प्रोटेक्ट ऑलिव रेडली टर्टल्स, राइट? टू प्रोटेक्ट ऑलिव रेडली टर्टल्स, राइट? तो याद रखना, तो आई हैव शोन यू दिस इमेज, ठीक है? तो दीज आर ऑलिव रेडली turtles. You will find these turtles in the state of Odisha, near the coast of Andhra. मेजरली आपको उड़ीसा में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? एक रिवर है ऋषि कुलिया रिवर उसके पास, ठीक है? तो आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखने की जरूरत है इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया। किससे रिलेटेड है? ऑलिव रेडी टर्टल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, दैट्स इट। क्योंकि ये मरीन बायोडाइवर्सिटी वगैरह से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, ठीक है? अब बात करें सर इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, ठीक है? तो वी हैव इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, दे कम, जैसे हमारे इंडिया में बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपने देखा होगा, वो आर्मी के साथ सिंको के काम करते हैं, ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड, दे वर्क अलोंग विद इंडियन नेवी, राइट? बट दे आर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? इंडिया का जो टेरिtoriयल बॉर्डर्स है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये उस सबको प्रोटेक्ट करते हैं। they were established in the year 1978, और ये आते हैं एमओडी के अंदर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है? तो रिमेंबर, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है? और इसी ने ये ऑपरेशन चलाया। अभी आप जाते हैं जैसे दिल्ली में, आप उधर की तरफ जाओ, नो, जहाँ पर त्रिमूर्ति चौक है ना, अकबर रोड, यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो वहाँ पे बड़ा सा शिप भी लगाया हुआ है उन्होंने, है ना? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का आपसे हेडक्वार्टर अगर कोई पूछता है तो इट इज इन न्यू दिल्ली, राइट? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनीबडी इज फ्रॉम नोएडा? एनीबडी इज फ्रॉम नोएडा इन दी फ्रॉम द क्लास? नोएडा सेंटर, नोएडा में कोई रिसाइड करता है? एनीबडी काइंडली राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, तो आपने भी देखा होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का वहां पर भी एक सेंटर है नोएडा में, नियर वो स्कूल है इंडस वैली। तो इंडस वैली रोड पर ही यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ
इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? वो नोटिस किया कभी? आप मॉल्स वगैरह ही नोटिस करते हो, है ना? चलें आगे, इज इट फाइन? हाँ, चलो, ऑलराइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलिव रिडली टर्टल याद रखना, उड़ीसा वगैरह याद रखना। जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका एटलीस्ट हेडक्वार्टर, उसका प्लेस ऑफ रिसाइड वो जरूर पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है वो किसके अंडर काम करती है, इज इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो यू शुड नो दिस थिंग, इजंट इट? आ जाओ जरा, अब बात करते हैं आईबी के बारे में। अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट। रिसेंटली तपन कुमार डेका, he has been continued for one more year as a director of IB Intelligence Bureau. So we have one beautiful organization known as IB Intelligence Bureau. इंटेलिजेंस ब्यूरो का मेजर काम होता है इंडिया में जो डोमेस्टिक, ये बेसिकली इंडिया की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसके जो अभी चेयरपर्सन है, आप बोल सकते हो उसके जो डायरेक्टर हैं अभी, वो कौन है? तपन कुमार डेका। हालांकि इनका टेन्योर ओवर हो गया था, पर एक साल के लिए इन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया है। सो फॉर नाउ नेक्स्ट 1 ईयर ही विल गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है दैट ओके हु इज द करंट डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? द आंसर इज तपन कुमार डेका, राइट? तो याद रखोगे। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आईबी। व्हाट डज वेटरन? वेटरन मींस वन हु इज काइंड ऑफ अ सीनियर, काइंड ऑफ अ वेरी एक्सपीरियंस इन अ फील्ड, है ना? जनरली इस तरह की अपॉइंटमेंट में आपको सीनियर ऑफिसर्स, आईपीएस आईएएस यही सब लोग मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट दृष्टि, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं जरा आईबी के बारे में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। देखो हमारे इंडिया में ना काफी इंटेलिजेंस यूनिट है, लेकिन मैं अगर इनिशियल से बात करूं, अराउंड 1887 से बात करूं, तो 1887 से वी यूज्ड टू हैव ओनली वन यूनिट, दैट इज आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना? ब्रिटिशर्स के टाइम से आईबी हमारे इंडिया में थी। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया की। विच कम अंडर वेयर? विच कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। लेकिन 1986 1968 में कुछ हुआ। 1968 में इंडिया में बन गया रॉ, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, रॉ। आपने मूवीज में देखा होगा आईबी रॉ, जनरली लोगों को लगता है दोनों सेम, बट दे आर नॉट सेम, देयर वर्क प्रोफाइल आर डिफरेंट। जब रॉ इंडिया में बना तो हमने डिसाइड करा कि रॉ विल टेक केयर ऑफ द इंटेलिजेंस विच इज रिलेटेड टू फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन है अगर, तो वहां पर रॉ काम करेगा। और अगर इंडिया के डोमेस्टिक इंटेलिजेंस की बात है तो वहां पर आईबी काम करेगा। तो रॉ बेसिकली टेक केयर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इट टेक्स केयर विद रिलेटेड टू फॉरेन इंटेलिजेंस, फॉरेन intelligence. And when we talk about IB, now IB is strictly related to domestic intelligence. तो आपको दोनों का फर्क समझ में आया? काम दोनों का इंटेलिजेंस की है, राइट? तो ये दोनों बातें याद रखना, isn't it? चलो, फुल फॉर्म ऑफ रॉ, रॉ स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राइट? रॉ स्टैंड फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, आपने अभी इंडिया के एनएससी के बारे में सुना होगा, करेंटली इंडिया के एनएससी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। हु इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? अजीत दोवाल, मिस्टर अजीत दोवाल, इजंट इट? अजीत दोवाल, अजीत दोवाल एक्स आईपीएस हैं, एंड ही वाज देयर इन रॉल। तुम्हें पता है ये 3 से 6 साल के करीब ही स्टेड इन पाकिस्तान ऑल्सो, अजीत दोवाल। तो ये जब रॉ में थे तो ये पाकिस्तान भी रह के आए हुए हैं। ठीक है, काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं। अभी इंडिया में क्या है, इनके ऊपर कोई मूवी नहीं बनी इसलिए लोगों को पता नहीं है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम यही है, लोगों को हिट जब भी होते हैं वो जब मूवी कोई बन जाती है, राइट? बट ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, है ना? एक्स आईपीएस ऑफिसर है, एक्स कीर्ति चक्र अवार्डी है, नाउ ही इज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, राइट? तो ये भी रॉ से भी कुछ टाइम के लिए एसोसिएटेड रहे थे। हाँ, यस 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 यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
यस यस यस, राइट। तो ये सब याद रखना। रॉ मैंने आपको बताया, आईबी मैंने आपको बताया, बेसिक डिफरेंस मैंने बताया। अभी आईबी के नए जो चीफ है वही है, उन्हें उनका टेन्योर कंटिन्यू कर दिया है, तपन कुमार सेठा, राइट। तो ये बेसिक। आपसे कोई पूछता है कि आईबी किसके अंडर आता है, तो इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स के अंडर वो आता है। यस एग्जैक्टली आरुष। चलें आगे आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, एक बहुत फेमस डॉक्टर M R श्रीनिवास, ये भी एक अपॉइंटमेंट पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। अब है ना, ओबेचुरी हो गई तो बेसिकली। तो डॉक्टर M R श्रीनिवास, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है ना, ही पास्ड अवे। तो ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड इंडिया न्यूक्लियर साइंटिस्ट, है ना। आजकल न्यूक्लियर न्यूक्लियर बहुत चल रहा है ना, तो शुड नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर M R श्रीनिवास। ठीक है। तो श्रीनिवासन, he was associated with India's nuclear energy program, and he was once the chairman also of Atomic Energy Commission, right? तो ये सारी बातें याद रखना। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको ये बातें नहीं याद रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है, इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर M श्रीनिवासन। अभी वो रिसेंटली पास अवे हो गए। ठीक है। अब मैं आपसे अगर बात करूं एग्जाम रिलेटेड कुछ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये बताओ, न्यूक्लियर की काफी बातें हो गई हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता होगा, जो एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हुआ, दैट वाज ऑन 6th of August, isn't it? 6th of August 1945। ठीक है, हिरोशिमा। ठीक है। तो उसमें कोड नेम था लिटिल मैन, लिटिल बॉय। यस वेरी गुड। तो इट वाज, द कोड नेम वाज लिटिल बॉय। और एग्जैक्ट 3 दिन बाद 9th August को 1945 में हुआ था नागासाकी, नागासाकी। और वहां पे कोड वर्ड यूज, कोड जो नेम यूज हुआ था, लिटिल बॉय एंड फैटमैन, वो था फैटमैन, है ना। और ये दोनों काम किसने करे थे? एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है अभी हाल ही में, क्या नाम था? ओपनहाइमर, है ना। तो ओपनहाइमर वाज द डायरेक्टर ऑफ मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और वही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद ये आपने देखने को मिला लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है। अब बात करें कि सर, इंडिया व्हेन इंडिया बिकेम न्यूक्लियर पावर। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो हमने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट तो इनिशियली इंडिपेंडेंस के टाइम से ही स्टैब्लिश कर दिया था, राइट। एंड द वन पर्सन जिसे हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोल सकते हैं इंडिया में, दैट वाज डॉक्टर होमी जे भावा, राइट। डॉक्टर होमी जे भावा। यस वेरी गुड काशी, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो ये याद रखना, डॉक्टर होमी जे भावा, ही वॉज एसोसिएटेड विद, यू नो ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर फिजिक्स। लेकिन इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा था इन द ईयर 1974, राइट। तो ये बात याद रखना है, क्योंकि आजकल बहुत न्यूक्लियर की बातें हो रही हैं। तो इंडिया में 1974 में हमने टेस्ट किया। यू विल सी टू इमेजेस। In one image, you will find Indira Gandhi walking in the broken field. In the second image, you will find Atal Bihari Vajpayee ji walking in the broken field. तो हमारे दो मेजर न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, जिसमें एक था पोखरण 1 और सेकंड था पोखरण 2। पोखरण 1 हुआ था 1974 में, और इसे हमने कोड नेम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, राइट। स्माइलिंग बुद्धा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों दिया था हमने स्माइलिंग बुद्धा नाम? बिकॉज हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बोलती है नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, राइट। तो 1974 वी हैव स्माइलिंग बुद्धा, एंड इन 1998 वी हैव पोखरण 2। पोखरण 2 हुआ था 1998। दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपने मूवी में भी देखा होगा, देयर वाज वन मूवी नेम एज परमाणु, है ना। एक मूवी है ना फेमस, पोखरण के ऊपर एक मूवी है ना, जॉन अब्राहम इज देयर। तो दैट मिशन नेम इज ऑपरेशन शक्ति। ठीक है।
तो जो 1999 वाला हुआ, जो पोखरण 2 जिसे बोलते हैं, क्योंकि दोनों जगह पोखरण, पोखरण कहाँ पे है ये जगह? पोखरण इज अ प्लेस इन राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है पोखरण, तो वहां पे क्योंकि वो नो मैंस आइलैंड है, नो मैन आइलैंड क्या, नो मैंस एरिया है वो, बेसिकली डेजर्टेड एरिया है, तो वहां पर ये दोनों टेस्ट हुए थे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं पर आपका क्या हुआ, आपका ये टेस्ट हुआ, पोखरण 1, पोखरण 2। पोखरण 1 का नाम हमने रखा है स्माइलिंग बुद्धा ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, देन पोखरण 2 ड्यूरिंग टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, उसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। दोनों बातें याद रखोगे? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस राजस। और दोनों जगह कहाँ पर है? बोथ द प्लेसेस आर इन राजस्थान, राइट। वेरी गुड। चलो, तो ये भूलोगे तो नहीं अब? इज इट फाइन? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर कर दो, फिर हम आगे चलेंगे। वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, E0FIR इनिशिएटिव। व्हाट इज दिस इनिशिएटिव E0FIR? सर व्हाट आर द नेम्स अगेन? ओके, देखो दोबारा बता देता हूँ। जो पोखरण 1 हुआ, P1 हुआ, वो हुआ 1974 में, और उसमें कोड नेम था स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है, क्योंकि वो ना बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हुआ था, और हमारा एम भी है न्यूक्लियर पॉलिसी के अगेंस्ट है, हम नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं। दूसरा जो हुआ P2, पोखरण 2, वो हुआ बेटा 1998 में, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, राइट। ये दोनों बातें याद रखना, ठीक है। बोलोगे तो नहीं अब? दोनों के मैंने कोड नेम आपको बता दिए हैं, और दोनों सेम प्लेस पे हुए थे, पोखरण पे, एंड द पोखरण इज अ प्लेस इन राजस्थान, राइट। तो ये दोनों बातें याद, पोखरण 1, पोखरण 2। और इसकी मैं अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं ना, तो ये हुआ था 11 मई 1998 में। इसीलिए हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो याद रखोगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई 1998 में, क्योंकि जब ये हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस वी सेलिब्रेट दिस नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इज इट फाइन? काइंडली राइट yes or no in the comment section so that we can move forward. Please say yes or no, and then we will move forward. Okay, all right. Yes, yes, yes. Please note, please note. अब बात करते हैं Zero FIR। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव हुआ है, आया है इंडिया में, Zero FIR, E0FIR। अब ना दो बातें हैं। हाँ, देखो सर, ऑल डेट्स आर टू बी लर्न। यस, प्लीज ट्राई टू लर्न। हो जाएगा यार, टेंशन मत लो, मैं बार बार इतनी बार बता दूंगा ना, आपको खुद याद हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो याद रखो, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय Zero FIR? Zero FIR क्या होता है? Zero FIR वो FIR होती है जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको FIR लॉन्च करनी है ना, और लेट से आपके साथ थेफ्ट हो गया, आपका ना फोन मिस हो गया, और वो फोन मिस हुआ करोल बाग एरिया में। आपको FIR लॉन्च करानी है, जब आप घर आए, रोहिणी पहुंचे आप, आपको पता चला कि यार मेरा फोन थेफ्ट हो गया है, अब मुझे FIR लॉन्च करानी है। तो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन आप FIR कहीं से भी लॉन्च करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज Zero FIR। लेकिन अभी स्टार्ट हुई है E0FIR। ये किस लिए हुई है? ये हुई है साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो रिसेंटली इंडिया ने साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए लॉन्च करी है E0FIR। ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है हमारे इंडिया के जो होम मिनिस्टर है, ठीक है। और इसमें काम क्या है? अगर सपोज करो किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, लेट से
₹10 लाख and above का, so in that case that person can lodge a FIR directly via phone. ठीक है, और ये FIR अभी सबसे पहले स्टार्ट हुई है दिल्ली में, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो साइबर फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो FIR इनिशिएटिव। ऑलराइट, तो याद रखोगे, तो जीरो FIR इनिशिएटिव रिलेटेड टू साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए, है ना? तो इसके बारे में और डिटेल में देख लो। इट एनेबल विक्टिम टू साइबर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लेन विदाउट फिजिकली गोइंग टू पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली आप, हेल्पलाइन नंबर है 1930, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर को यूज करके अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसमें 10 लाख या अबव से ज्यादा आपका फ्रॉड हो गया है, तो उस केस में यू कैन डायरेक्टली फाइल दिस जीरो यू ई जीरो FIR। ठीक है, और आप कंप्लेन कर सकते हो डायरेक्टली नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पर। ठीक है, दिस अ गुड इनिशिएटिव, right? So kindly note down the helpline number, note down the concept, something called as zero FIR. All right, सर एक बार जीरो FIR दोबारा बता दो। ओके अनुज, सी वेरी सिंपल। जनरली क्या होता है, यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू हैव टू सी द लोकेशन जहां पर आपको रिपोर्टिंग करानी होती है। जीरो FIR बोलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, आप कहीं से भी अगर आप लगता है आपको क्राइम है तो आप FIR लॉन्च करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज जीरो FIR, राइट? अभी क्या हुआ है, E0 FIR आई है, ये आई है रिलेटेड टू साइबर क्राइम, साइबर फाइनेंशियल क्राइम, प्रिसाइजली फाइनेंशियल क्राइम्स। इसमें याद रखना, अगर किसी के साथ लेट से फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है 10 लाख या अबव का, तो उस केस में वो पर्सन डायरेक्टली बिना पुलिस स्टेशन जाए डायरेक्टली नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पे हेल्पलाइन नंबर यूज करके FIR लॉन्च करा सकता है। दिस इज इनिशिएटिव कॉल्ड एज जीरो FIR, राइट? तो अच्छा इनिशिएटिव है, इजंट इट? तो ये आपको याद है। ऑलराइट, चलिए आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आगे आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो कि न्यूज में है, दैट इज आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या बोलता है? आर्टिकल 143 बोलता है दैट, सर विल यू टेक MCQ? यस, आई विल टेक MCQ ऑल्सो। आपको पता है हमारी क्लास का फ्लो क्या रहता है? इनिशियली वी डिस्कस सम टॉपिक, उसके बाद हम पर्सन ऑफ द वीक देखेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, उसके बाद हम कुछ MCQ देखेंगे। दिस विल बी द क्लास फ्लो। पहले होगा एक्सप्लेनेटरी पार्ट, फिर हम देखेंगे पर्सन ऑफ द वीक, फिर हम देखेंगे डेज, इंपॉर्टेंट डेज इस पर्टिकुलर वीक के, और लास्ट में हम देखेंगे MCQ। सारी क्लासेस का फ्लो इसी तरह से रहेगा, करंट अफेयर्स, ताकि आपको मिक्स ऑफ एवरीथिंग मिले, है ना? जब लगे एक्सप्लेनेशन पार्ट बोर हो रहा है, विल कम टू MCQ। सारी क्लासेस ऐसी ही मिलेगी, ठीक है? ताकि आप बिल्कुल, क्योंकि इससे होगा क्या, सीक्वेंस में आपको डेज भी याद हो जाएंगे, अगर कोई डेज है उसके इंपॉर्टेंट थिंग है वो भी याद हो जाएगी, और फिर लास्ट में हम MCQ भी करेंगे। तो आई विल डू दिस, ठीक है? तो यही फॉर्मेट हम कॉपी करेंगे इन ऑल आवर क्लासेस। जो भी क्लास आपकी फ्राइडे को होती है इसी तरह से कॉपी होगा, और हमारी कोशिश होगी जो हम वीक रहता है सारी न्यूज हम उस पर्टिकुलर वीक की कवर करेंगे, ताकि आप अगर रेगुलर आ रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यही फॉर्मेट वी विल कॉपी, ठीक है? चलो, तो अभी एक न्यूज आर्टिकल आया है न्यूज में, आर्टिकल 148, ये काफी न्यूज में था। आर्टिकल 143, सॉरी, आर्टिकल 143 बोलता है, बेसिकली है क्या ये आर्टिकल, मैं आपको आर्टिकल समझा देता हूँ। ये आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट, या मैं इसे रिवर्स भाषा में बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी बोल दें, व्हाट वी कॉल्ड
we'll call it as advisory jurisdiction, where Supreme Court can give advice to the President of India, but at the same time the President is not bound to follow that advice, है ना. वो एडवाइस ले सकता है ना. जैसे अभी न्यूज है कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेसिडेंट से कुछ लीगल क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने एडवाइस मांगी, पर जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा, द्रौपदी मुर्मू जी इज नॉट बाउंड टू फॉलो दैट. उन्हें अच्छी लगती है, शी कैन टेक इट. अगर उन्हें अच्छी नहीं लगती, ओके फाइन, शी विल इग्नोर, इजंट इट. So this is called as advisory jurisdiction, which is given under Article 143 of Indian Constitution. ठीक है, तो बेसिक न्यूज है, ये आर्टिकल न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए. अब जल्दी से चलते हैं पर्सन ऑफ द न्यूज पर. राइट, let's come to the person of the news, but before the person of the news, this particular news is also important, that is Pitroto Moreno Glacier. Sir, but for the civil advice, वो अलग होता है बेटा, राजेश, सिविल सर्वेंट वाला अलग होता है, राइट, वो अलग. हाँ बेटा, अभी एक पर्टिकुलर ग्लेशियर है, दिस ग्लेशियर इज इन अ कंट्री कॉल्ड एज अर्जेंटीना. वही अर्जेंटीना जहाँ के मेसी फेमस है ना. तो अभी ये न्यूज में इसलिए है, पिरोटो, है ना. तो ये पिरोटो ग्लेशियर इसलिए न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इसका मेजर चंक ऑफ आइस जो है वो श्रंक हो गया, है ना. क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी इम्पैक्ट हो रहा है इस ग्लेशियर पे. तो ये न्यूज में था. ठीक है, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन पे ना आपसे क्वेश्चन आता है, ओके दिस इज एसोसिएटेड विद पिरोटो ग्लेशियर इज एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्री. तो आपको आंसर याद रखना, इट इज रिलेटेड विद अर्जेंटीना. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? इट इज ब्यूनस आयर्स. ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, राइट. तो याद रखना, बस फैक्चुअल न्यूज है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता. अब जरा देखते हैं पर्सन ऑफ द न्यूज. पहले इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, फिर पर्सन देखेंगे. तो इंपॉर्टेंट डेज में अभी 3 डेज इंपॉर्टेंट है मई के, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में तीनों दिन आए. 16th में आया, 21st में आया और 22 में आया. तो 16th मई को हम बनाते हैं नेशनल डेंगू डे. नेशनल डेंगू डे इज 16th ऑफ मई, बिकॉज डेंगू से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. तो आपको याद रखना है, एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो से की वजह से डेंगू फीवर होता है, डेंगू. एंड दिस इज अ वायरस डिजीज, डेंगू वायरस होता है, इजंट इट. तो डेंगू वायरस, ये वायरस डिजीज है. तो ये सारी बातें याद रखें. नेशनल एंटी टेररिज्म डे, टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उससे रिलेटेड अवेयरनेस के लिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21st ऑफ मई, ये याद रखना है. 22nd ऑफ मई वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और अभी 2025 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 26 मई को आता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या बायोडाइवर्सिटी आप बोल सकते हो, स्लैश करके बायोडाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं हम, दोनों बातें सेम. ठीक है, सारे पॉइंट याद रखोगे. 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है. 21st, 16th में डेंगू, 21st में एंटी टेररिज्म, 22nd में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इज इट फाइन? चलें आगे. वेरी गुड. आगे देखते हैं आगे का न्यूज क्या इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द न्यूज, पर्सन ऑफ द वीक. तो अभी पर्सन ऑफ द वीक में जो रिसेंटली इंडिया के चीफ जस्टिस बने हैं, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भूषण राम कृष्णा गवई, पी आर गवई recently become the 52nd chief justice of India. He is the first Buddhist judge of Supreme Court, the first Buddhist chief justice of Supreme Court. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट बुद्धिस्ट सीजे आई हैं ये. हाँ, यस राजेश, वी विल डू दिस इन एवरी वीक. एम आई परफेक्टली ऑडिबल ना? हाँ. तो बेटा याद रखना, ये अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, 52nd चीफ जस्टिस बने हैं, ये भी याद रखना. क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन कराता है? तो चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय
president. They are appointed by president. This point is very much important. तो ये हमने बात कर ली भूषण रामकृष्णा गवई जी. अब थोड़ा आगे चलते हैं टुवर्ड्स द एमसीक्यू राउंड. नाउ विल टेक केयर ऑफ द एमसीक्यू राउंड. हाँ सर, इससे पहले संजीव खन्ना थे बिल्कुल. और पता है इन्होंने बहुत अभी बढ़िया स्टेटमेंट दिया है गवई जी ने. इन्होंने बोला है दैट नो जुडिशरी, नो लेजिस्लेचर इन द कंट्री इज अबव. द ओनली थिंग दैट इज above in this in the country is constitution. है ना. तो उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन से अब ना जुडिशरी है ना लेजिस्लेचर है, कोई भी नहीं है. जो लॉ बना रहे हैं वो भी नहीं है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी नहीं है. ओनली यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव. एक कल ही के न्यूज़पेपर में था. तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट. तो याद रखना भूषण रामकृष्णा गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. राइट. हाँ चलें, आ जाओ, आते हैं आगे. अब आते हैं एमसीक्यू राउंड. ठीक है, अब लास्ट 10 एमसीक्यूज हम करेंगे और उसके बाद मैं आपको क्या कर दूंगा, बाय बाय. फिर आप बाय बाय हो जाना 10 एमसीक्यू के बाद. अभी रिसेंटली द फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. हाँ चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. लखकुंडी टेम्पल, लखकुंडी टेम्पल रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट. अभी कौन सा स्टेट है जहाँ पे लखकुंडी टेम्पल एसोसिएटेड है. तो अगर मैं इसके हिंट दूंगा तो ये बेटा उस स्टेट में है जो स्टेट कॉफी प्रोडक्शन की वजह से नंबर 1 आता है इंडिया. कॉफी प्रोडक्शन की वजह से नंबर 1 पे आता है वो स्टेट इंडिया में. आप मुझे बताओ इसमें से कॉफी प्रोडक्शन नंबर 1 कौन से स्टेट का है. इट इज कर्नाटका. तो आंसर इज कर्नाटका. याद रखोगे. वेरी गुड. इसी पर्टिकुलर स्टेट में, हमें हम्पी देखने को मिलता है. हम्पी विच इज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल है. राइट. तो ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है. और हम्पी के बारे में ये भी याद रखना, जो 50 रुपी नोट है, 50 रुपी नोट है, वहां पर भी हमें हम्पी देखने को मिलता है. राइट. वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, हम्पी देखने को मिलता है. तो ये सारी बातें आपको याद रखना. लखकुंडी टेम्पल भी रिलेटेड टू रिलेटेड टू कर्नाटका. राइट. तो फर्स्ट एमसीक्यू इज फाइन. जल्दी से कमेंट में एक बार यस कर दो. जस्ट से यस सर इन द कमेंट सेक्शन so that we can move forward. Kindly say yes. Very good, very good. Moving forward to the next. आगे आते हैं. भाखरा डैम इज एसोसिएटेड अक्रॉस विच रिवर. भाखरा डैम कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है. क्या ये यमुना रिवर से है. नहीं. सतलज रिवर से है. बिल्कुल सतलज रिवर, जो कि इंडस का ट्रिब्यूटरी भी है ना. सतलज रिवर पे एसोसिएटेड है भाखरा डैम. इट इज देयर इन न्यूज, क्योंकि अभी आपने देखा होगा देयर वाज अ न्यूज रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा. तो इसलिए भाखरा डैम जो है न्यूज में था. कौन से रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर. राइट. तो याद रखना ये बात. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन विच स्टेट. बेटा याद रखना, जो एक कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू गोदावरी रिवर. गोदावरी रिवर से एसोसिएटेड है. और ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये उस स्टेट से एसोसिएटेड है जो स्टेट 2014 में रिसेंटली बना है. एंड द नेम ऑफ दैट स्टेट इज तेलंगाना. तेलंगाना इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2014. अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रिसेंटली इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने टोबैको पान मसाला को बैन किया है. तो वो भी कौन सा स्टेट है, वो भी तेलंगाना है. अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट रिसेंटली या हैदराबाद किसी कैपिटल है, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तब भी आंसर आ जाएगा तेलंगाना. राइट.
तो गोदावरी रिवर पर है वी हैव तेलंगाना, एंड हेयर वी हैव कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was Inclusive India Summit organized? Now, such type of question they ask, right? Such type of question they ask. Inclusive India Summit. ठीक है. So question is, where is Inclusive India Summit organized? Yes. तो बेटा, हाँ, वेरी गुड. मैं आपको एग्जैक्टली जगह भी बता देता हूँ. एरो सिटी है ना, एरो सिटी जो है दिल्ली में, तो एरो सिटी में ऑर्गेनाइज हुई थी इंक्लूसिव इंडिया सिटी समिट. तो इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली. तो ए इज द राइट आंसर. यस, इंक्लूसिव इंडिया समिट 2025 it was organized in New Delhi. Question number 4 is 5. Coming to question number 5, which state topped the middle tally at the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? अभी रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, जो 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, इन दैट टेल विच स्टेट स्टूड नंबर 1? तो याद रखना बेटा, ये वो स्टेट है, द स्टेट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र स्टूड नंबर 1 इन खेलो इंडिया यूथ गेम. हाँ, जनरली लोगों को हरियाणा लगता है ना, बट इस बार इट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 रैंक लेके आए हैं इन टर्म्स ऑफ मेडल टेक. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइन. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. Which of the following is the name of India's first indigenous developed deep sea manned submersible under समुद्रयान मिशन? अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है समुद्रयान मिशन. समुद्रयान मिशन का एम क्या है? जो डीप सी ओशियंस हैं, डीप ओशियंस आप बोल सकते हो, डीप ओशियंस को स्टडी करना. डीप ओशियंस के अंदर मिनरल्स, रिसोर्सेज, ये सब सर्च करना. राइट. तो इंडिया ने अपनी इंडिजीनियस सबमर्सिबल व्हीकल बनाया है. उसका नाम क्या रखा है? कैन एनी टेल मी? वेरी गुड अन्नमा. हाँ, वेरी गुड. इट इज मत्स्य 6000. मत्स्य, मत्स्य स्टैंड्स फॉर फिश. अगर आपने लॉर्ड विष्णु के, वी हैव 10 अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. इन दैट वन अवतार वाज मत्स्य, रिलेटेड लॉर्ड विष्णु. तो फिश, तो फिश जनरली पानी में जाती है ना. तो याद रखना मत्स्य. सर दे आर नो नो, दिस इज नियर राजस्थान इंडियन टेरिटोरियल बॉर्डर. जैसे इंडिया है, ये इंडिया का, तो पता है होता क्या है? इंडिया का जो वाटर है ना, उसके जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये वाला जो एरिया होता है, ये आ जाता है आपका इंडियन ओशन में. वो सॉरी, इंडिया की टेरिटरी में काउंट होता है. तो ये जो है मिशन है, ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें. क्लियर है? जल्दी से कमेंट में एक बार यस या नो, नो या यस कुछ करो, फिर हम चलेंगे आगे. इज इट फाइन और नॉट? जल्दी से. आई वांट एवरीबॉडी टू राइट यस सर इन द कमेंट सेक्शन so that I can move forward. Very good, very good, very good. चलो आगे चलते हैं towards next question. Next question. Where was पुष्कर कुंभ मेला after 12 years in May held? अभी रिसेंटली पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पर हेल्ड हुआ है? जनरली लोग पुष्कर नाम सुन के उनका दिमाग जाएगा सर ये तो राजस्थान में होना चाहिए, बिकॉज वी हैव वन पुष्कर लेक, इजंट इट? वी हैव वन पुष्कर लेक एंड दिस पर्टिकुलर लेक इज इन राजस्थान. अगर मैं आपसे पूछता महाकुंभ कहां पर हुआ है, महाकुंभ मेला कहां पर हुआ है, तो महाकुंभ मेला हुआ है आपका यूपी में, इजंट इट? लेकिन पुष्कर कुंभ मेला हुआ है आपका उत्तराखंड में. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज माना, माना विलेज. वहां पर आपका पुष्कर मेला कुंभ हुआ है. तो आंसर इज डी. So don't get confused. The right answer is D. Is it fine or not? Kindly write yes or no in the comment section. Please write yes or no in the comment section. Very good.
आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इन विच कंट्री होस्ट द 12th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन मीटिंग? अभी कौन सी कंट्री है जो कि 24th इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग होस्ट कर रही है? तो बेटा ये अभी 2025 में होस्ट हो रही है मीटिंग, एंड दिस विल बी होस्टेड बाय श्रीलंका. श्रीलंका इज गोइंग टू होस्ट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 2025 समिट. तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो इंडियन ओशन के नेशंस है, इंडियन ओशन अराउंड नेशंस है, उनसे रिलेटेड है ये. यस, तो आंसर इज बी, दैट इज श्रीलंका. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड लार्जेस्ट, इंडियन ओशन के बारे में कुछ पॉइंट याद रखना, इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड. It is third largest ocean of the world, number 1 point. Second point, you have to remember that Java Trench, Java Trench is a deepest point of Indian Ocean. So both these points are very much important. Yes, Prakrit, I cannot hear you, so please type it. Right? All those who are there, I request you kindly don't speak anything, just type. If you have any doubt, you can type. Sir, which is the largest? Largest is Pacific. Largest is Pacific. Pacific आता है number 1. ठीक है. Am I audible? Am I audible perfectly? Just tell me yes or no. All right, all right. Thank you so much. Thank you so much. चलो, तो जल्दी से अभी last 2-3 questions we will do and then we will wind up the session. हाँ, तो ये हो गया आपका इंडियन ओशन रिम कॉन्फ्रेंस. तो पैसिफिक सबसे लार्जेस्ट बेटा पैसिफिक होता है, पैसिफिक के बाद आता है अटलांटिक, और अटलांटिक के बाद आता है इंडियन. तो 1 2 3 यार. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. महादे रिवर, महादे रिवर recently seen in the news originate from which region? महादे रिवर, एक महादे रिवर है, अभी न्यूज में है, गोवा के साथ उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो पूछ रहा है कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो बेटा ये रिवर ना इस तरह से फ्लो करती है. इफ यू सी इंडियाज मैप, तो इट स्टार्ट फ्रॉम कर्नाटका एंड देन इट फ्लो टू महाराष्ट्र, गोवा वाले रीजन में फ्लो करती है ना. तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा तीनों स्टेट में फ्लो करती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनेट कहाँ से होती है. तो बेटा ये ओरिजिनेट होती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका से. तो बी विल बी द राइट आंसर. बेटा दे यूज सोनार टेक्नोलॉजी. ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होती है सोनार. तो जो ओशियन की डेप्थ वगैरह होती है ना, वो सोनार टेक्नोलॉजी से मेजर की जाती है. सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. तो जितने भी ओशियन की डेप्थ वगैरह मेजर होती है ना, वो सोनार टेक्नोलॉजी से मेजर होती है. तो उसमें बेसिकली वेव्स को छोड़ा जाता है और वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, है ना. यस, वेरी गुड अनिरुद्ध. तो उसकी हेल्प से डेप्थ ऑफ ओशियन मेजरमेंट ये सब किया जाता है. राइट. तो याद रखना भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कर्नाटका. ठीक है, और वहीं से ओरिजिनेट होती है रिवर कॉल्ड एज महादेव. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the name of the new portal introduced by the government of India to monitor food shortage? अभी इंडिया ने एक न्यू पोर्टल बनाया है जो कि फूड स्टोरेज नॉट शॉर्टेज रिपोर्ट का काम करेगा. तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है डिपोर्ट दर्पण. क्या नाम है? डिपोर्ट दर्पण. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया पोर्टल है जो कि फूड स्टोरेज बफर स्टॉकिंग उसका काम करेगा. नाम से समझ में आ रहा होगा, डिपोर्ट है ना, तो डिपोर्ट दर्पण. ठीक है, ये क्या करेगा? फूड स्टोरेज का काम करेगा. तो बेसिकली ये पोर्टल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इन मई 2025. राइट.
तो कमिंग टू द लास्ट, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया है ना, दिस द रिपीटेड क्वेश्चन. So this was the last question, the food storage. So this is the report. Now, sir, the real depth in हाँ हाँ डिफरेंस होता है बेटा अनिरुद्ध उसमें. हाँ ठीक है. तो this is all from my side. Now if you have any doubt you can post your doubt. Those who don't have any doubt they can just sign out. हाँ ठीक है. लास्ट एमसीक्यू यही है बेटा, इसका आंसर है डिपोर्ट दर्पण. वो एक्चुअली रिपीट हो गया लास्ट एमसीक्यू. ठीक है. Anything else you want to ask, you can ask. And anything else? सर एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में बेटा, एपरेंट डेप्थ होती है जो प्रिसीव डेप्थ होती है ना, जो आपको जैसे देखने से लग रहा है ना. रियल डेप्थ होती है जो मेजर करके होती है. राइट है ना. तो दैट इज बेसिकली एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ. हाँ सर इम्पोर्टेंट. सर व्हाट इज इम्पोर्टेंट करूँ. व्हाट इज इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस ये है कि बेटा जो ये यू नो फूड स्टोरेज सिस्टम है इंडिया का, वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. है ना. नया पोर्टल आ गया है, लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज अ थिंग, ताकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अच्छा हो सके, एक्यूरेट हो सके, टू द पॉइंट हो सके. तो इसलिए ये सारी चीजें होती हैं. राइट. और राइट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट. हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा, नॉट टू वरी. हाँ. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे. राइट. चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू बेटा, थैंक यू.